सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 8 के बारे में, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, जिसमें हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के कृषि समाज के बारे में। और इसकी समय सीमा है लगभग 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। चलिए शुरू करते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांवों में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुईं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थीं, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांवों में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। किसान और कृषि उत्पादन। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। ऐसे कई क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी जैसी कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं, तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश। क्योंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आइन-ए-अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्यों के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजामात राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है
वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुग़लों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी का विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी ज़मीन। मुग़ल काल के भारतीय फ़ारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, जिसका बहुवचन है रियाया, या मुज़रियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। पहला खुदकाश्त व दूसरा पाहीकाश्त। खुदकाश्त पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे पाहीकाश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाहीकाश्त बनते थे, जैसे मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिलें और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। ये एक नोट है, पढ़ लेते हैं। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुग़ल शासक बाबर की तेज़ निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार हैं, झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। सिंचाई और तकनीक। ज़मीन की बहुतायत, मज़दूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए
रोजमर्रा की खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थीं। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। अब कुछ तरीके दिए हुए हैं कैसे कैसे सिंचाई होती थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेड़ों और खेतों की सिंचाई, यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो कि सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतज़ाम नहीं है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं, और यह हैरानी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में हैं, और दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों के बीच घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से यहाँ पानी गिरता है, वहाँ एक संकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चांदवार और बयाना आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। तो ये सिंचाई का तरीका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का भी इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बेलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। फसलों की भरमार। मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी बसंत में, यानी
सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थीं। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुग़ल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थीं। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जीन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। मुग़ल राज्य में भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थीं। मध्य भारत और दक्खनी पठार में फैले हुए ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थीं। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गईं। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। तो बहुत सारी फसलें जो हैं वो भारत में बाहर से आई हैं। चलिए अब तंबाकू का जिक्र कर लेते हैं। तंबाकू का प्रसार। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अकबर और इसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब 33% बढ़ोतरी थी। चलिए अब ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी, जिससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था। यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालते हैं जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायने में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से
खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाहजादाओं, शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन, उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इसके कि वे ज़मीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठीं। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व केवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगीं। पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थीं। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था।
पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थीं। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थीं। वे ज़मीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थीं। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियां या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबकों के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थीं। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फ़र्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली ज़मीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। एक स्रोत पढ़ लेते हैं। ये भ्रष्ट मंडल अक्सर अपने ओहदे का, जो मकदम, मुखिया या मंडल तीनों के लिए यूज़ होता था, तो मंडल कहा गया है यहाँ पर। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे, और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। तो यहाँ उनके कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है। अब हम यहाँ बात करते हैं ग्रामीण दस्तकारों की। ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्यों में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे, मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतिहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा।
शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांवों में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थीं। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। मुग़लों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता था। गांव में मुद्रा, ये तेवर्नियर का एक स्रोत है, इसमें पढ़ते हैं। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट तेवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें शर्राफ कहते हैं, ना हो। एक बैंकर की तरह शर्राफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसों के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। कृषि समाज में महिलाएं। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे व हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फ़र्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थीं, बल्कि नियोक्ता के घरों पर भी जाती थीं और बाजारों में भी। चूँकि समाज
श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थीं। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली हैं जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थीं। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती हैं कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द, मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, जो विधवा महिलाएं भी थीं, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण ज़मीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थीं। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थीं। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। जंगल और कबीले। बसे हुए गांवों के परे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो ज़मीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों, खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है, फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, मवास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे
और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थीं। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके लिए न्याय करने का राज्य के गहरे सरोकारों का एक लक्षण था। शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की मानें तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। परगना जो है वो मुग़ल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था और पेशकश जो होता है वो गिफ्ट होता है मुग़ल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। कृषि बस्तियों के लिए जंगल का सफाया। यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500। पश्चिम से आया जफ़र मियाँ, साथ में 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उसने बसाए बाजार। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए और घुस आए वहाँ। कुल्हाड़ी की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार। लगभग 1595। अवध सूबे, आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, छोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुरागाय की पूंछ, शहद, चूंक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिससे लाल रंग बनाया जाता है की जड़ें, सुहागा, जदवार, हल्दी जैसी एक जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन, बाज पक्षी की तरह ही एक किस्म और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थीं। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली होती थी। कुछ कबीले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। ये पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे, बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी।
अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांवों में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये ज़मींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थीं। ज़मींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण था जाति। दूसरा कारण यह था कि वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं या खिदमत देते थे। ज़मींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत ज़मीन। इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत ज़मीन पर ज़मींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मज़दूर या पराधीन मज़दूर काम करते थे। ज़मींदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। ज़मींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और ज़रिया था। ज़्यादातर ज़मींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिनमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगलकालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो ज़मींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, और इसी तरह कई मुसलमान ज़मींदारों की भी। समसामयिक दस्तावेज़ों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत ज़मींदारों की उत्पत्ति का एक संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर ज़मींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी ज़मींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्य आदेश के ज़रिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी ज़मींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई ज़मीनों को बसाकर, जंगलबारी, अधिकारों के स्थानांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी ज़मींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में ज़मींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। कई कारणों से मिलकर परिवार या वंश पर आधारित ज़मींदारियों को
पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में ज़मीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक ज़मीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहारों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा ज़मींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि ज़मींदार अक्सर बाज़ार या हाट स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़मींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने ज़मींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। अब एक सोर्स है छोटा सा, ये पढ़ लेते हैं। एक समानांतर सैनिक बल। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 3,84,558 घुड़सवार, 42,77,057 पैदल सैनिक, 1,863 हाथी, 4,260 तोप और 4,500 नाव। भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे: पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी ज़मीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। ये अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है।
अभी अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की ज़मीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह ज़मीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। परौती वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह ज़मीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह ज़मीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहले 2 प्रकार की ज़मीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और ख़राब। ये हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था और समय समय पर इनका तबादला किया जाता था। अब यहाँ हमारे पास 2 स्रोत हैं, नकद या जीन्स और जमा। जीन्स मन फसल, यह नगद लिया जाए या फसल के रूप में लिया जाए। आइन से यह एक और अनुच्छेद है। अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत ना डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कणकुत। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुत अंदाज़ा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया ज़मीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भौली भी कहते हैं। बटाई में फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लाग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है, उससे मुनाफा कमाता है। तो ये बटाई के कई सारे तरीके हैं जिनसे उन्हें कर लेना होता है। जमा 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान आसिमवार के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलेपन से यूरोप के साथ एशिया के, खास कर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता
बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली के मुसाफिर जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्रण पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें यह पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। भारत में चांदी कैसे आई? जोवेन्नी कारेरी के लेख बर्नियर के लेख पर आधारित के निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमराना होते हुए फ़ारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, जो कि आमान और अरबिया से आती है, और ना ही फ़ारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पे बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह ये मुद्राएं फ़ारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेज दी जाती हैं। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तनसरी, म्यांमार के हिस्से श्याम, थाईलैंड, सिलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है और वहां से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाएं या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती हैं। जो नगद वहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। अबुल फजल की आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीबी से नज़र डालेंगे, जब अध्याय 9 हमारा डिलीट हो चुका है सिलेबस से। तीसरी जिल्द आइन ए अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है, जैसे दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक बड़ी महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुग़ल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। इसके हर भाग को दफ्तर कहते हैं। तो इसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों
मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल हैं। तीसरा, मुल्क आबादी। यह वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाइयाँ, सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। पहला, परगनात या महल। दूसरा, किला। तीसरा, अराजी और ज़मीन ए पायमूद, मापे गए इलाके। चौथा, नकदी अर्थात नगद निर्धारित राजस्व। पाँचवा, शुरगल, दान में दिया गया राजस्व अनुदान। छठा, जमींदार या खाने। 7 और 8 में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा व हाथी फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। खुशकिस्मती के गुलाब की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उसने कैसे और किनसे अपनी सूचनाएं हासिल की। अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी से कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हों, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए, और ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामलों की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें बाद में मैं दर्ज करूं। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इसी शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली व विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संबंध के 19वें साल से, जब महामहिम की दानिशमंद अकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफ़ें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी और जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था, और जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे व ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत
सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताबों में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि ग्रंथ पूरी तरह से समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल। आमतौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। आयन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति की मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं हैं। इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आयन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। आयन का अनुवाद। आयन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता आज का कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथीका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन ने कलकत्ता 1873, बाकी के 2 खंडों के अनुवाद H.S. जेरॉट ने किए कलकत्ता 1891 और 1894। इन सीमाओं के बावजूद आयन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर और उसके बाशिंदों व उत्पादनों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही लिखते थे, जैसे जंग, फतह, सियासी साजिशें या वंशीय उथल पुथल। देश, उसके लोग या उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता था, और वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आयन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आयन के सांख्यिकीय सबूतों की अहमियत चुनौतियों के परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों, व्यवसायों और साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्चाधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं।